मैंने सुना था कि कुछ जगहों पर जाना किस्मत का खेल होता है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपको अपनी ओर खींचती है। ये बात मैंने अपने दादाजी से कई बार सुनी थी, लेकिन तभी से मैं इस कहानियों का हिस्सा मानकर डाल दिया करता था। वह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी सोच और मेरी हिम्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और अलोन। हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें जरूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। यह घटना सन 1994 की है। उस दिन एक सर्द रात थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां असल में हमारी किस्मत बन जाती है। उस साल में 19 का था और हर हफ्ते अपने चाचा के गांव जाया करता था। गांव का नाम था निजामपुर, जो मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। चाचा के पास खेत और कई मवेशी थे जिनकी देखभाल के लिए मैं उनकी मदद करता था। उस दिन भी सुबह से खेत में काम कर रहा था और चाचा ने जोर दिया था कि रात में मैं वहीं रुक जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। रात में रास्ता सुनसान रहता है। रवि, यहां रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, चाचा ने कहा। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मुझे घर लौटना जरूरी लगा। चाचा, मैं साइकिल से हूं, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो चाचा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी पर ध्यान रखना। रास्ता बड़ा सुनसान है और ठंड का मौसम है, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। सर्दियों की रातें हमेशा जल्दी गिरती है। सूरज जैसे ही ढलता है हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। चाचा के घर से निकलते वक्त सब कुछ ठीक था। मैंने सोचा था कि गांव से निकलते ही खेतों के रास्ते तेज पेंडल मारकर मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी साइकिल पर सामान बांधा, एक पतली सी जैकेट पहनी और चाचा को अलविदा कहकर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक रास्ता साफ और चौड़ा था। आसमान में गुलाबी खट्टा छाई हुई थी और ठंडी हवा कानों को छूकर निकल रही थी। मुझे लगा कि यह सफर आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सूरज की रोशनी कम होती गई। अब खेतों की हरियाली और झाड़ियों के साए अंधेरे में बदलने लगे थे। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। रास्ता पूरा सुनसान और डरावना हो गया था सर्दियों की। वह शाम धीरे धीरे एक अंधेरी रात में बदल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साइकिल के पेंडल और तेजी से चलाए। रास्ते में छोटे छोटे पुल थे जिनके नीचे से ठंडी हवा और भी भयानक लगने लगी थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वह लकड़ी का सहारा लिए सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी ठंड और अंधेरे में कोई इस वीराने में क्यों होगा। मैंने साइकिल रोककर उनसे पूछा, बाबा, यह रास्ता सही है ना? इससे मेरे गांव जाने में देर तो नहीं होगी? उन्होंने मेरी ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उनकी आंखें एकदम ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। मुझे एक पल के लिए डर लगा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा शायद वह सुन नहीं पा रहे होंगे। मैंने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उन्होंने अपना हाथ उठाया और बिना कुछ कहे एक दिशा की ओर इशारा किया। उनकी हरकतें कुछ अजीब थीं, पर मैं ठंड और अंधेरे में वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी साइकिल पर तेजी से पेंडल मारते हुए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था सन्नाटा और गहराता जा रहा था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ झूमते हुए पेड़ दिख रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मेरी साइकिल की चैन अचानक टूट गई। रात का अंधेरा पहले से ही डरावना था और अब यह समस्या मेरी मुसीबत को और बढ़ा रही थी। मैंने साइकिल को सड़क के किनारे खड़ा किया और चैन ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर्द हवा की वजह से उंगलियां एकदम जाम हो चुकी थी और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे पास टॉर्च तो थी नहीं और साइकिल की छोटी सी हेडलाइट में सिर्फ सामने का रास्ता हल्का सा रोशन हो रहा था। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थी। चारों ओर बस सन्नाटा था, किसी चिड़िया की आवाज तक नहीं आ रही थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो थोड़ी दूरी पर हल्की सी रोशनी चमकती नजर आई।
ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना सा बोर्ड था जिस पर बिछड़वा गांव लिखा हुआ था। रोशनी बोर्ड के पीछे से कहीं आ रही थी। शायद गांव के अंदर किसी घर की दिए की लौ थी। शायद वहां मदद मिल जाए। मैंने खुद से कहा। मैंने साइकिल को पकड़कर चलना शुरू किया। रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं पास में कोई नदी या तालाब हो, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। उस गांव के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही अजीब सा माहौल मुझे महसूस हुआ। ठंड पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी यहां ठहर गई हो। रास्ते के दोनों तरफ पुराने जर्जर मकान खड़े थे। उनकी दीवारों पर फटी हुई मिट्टी, टूटे छप्पर और झाड़ियों का कब्जा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह गांव बरसों से वीरान पड़ा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे डरा रही थी। मैंने अपने कदम धीमे कट लिए और हर तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन कहीं कोई इंसान या जानवर तक नहीं दिखा। एक आध मकान की खिड़की से झांक की कोशिश की, लेकिन वहां भी अंधेरा ही था। आगे बढ़ते हुए मैंने एक पुराने कुएं को देखा। कुएं के किनारे की ईंट टूट चुकी थी और उसके पास एक लंबा सा पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि वह अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थीं, लेकिन हवा का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि किसी घर में दस्तक देकर मदद मांगी जाए। मैंने पास के एक खंडरई की आवाज आई। मैंने एक बार और कोशिश कि कोई है, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन घर से सिर्फ सन्नाटे की ही गजवा वापस आई। मैं थोड़ा और अंदर की तरफ पड़ा। अगला घर उससे भी ज्यादा जर्जर लग रहा था। उसकी खिड़की टूटी हुई थी और अंदर थोपन दे रहा था। मैंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार मेरी आवाज थोड़ी तेज थी। सुनिए, कोई है, मेरी मदद कीजिए। लेकिन फिर वही नतीजा, कोई जवाब नहीं। अब मेरे मन में डर बढ़ने लगा था। यह कैसा गांव है जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह गांव सचमुच में वीरान है और यहां अब कोई नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसा था तो वो रोशनी कहां से आ रही थी जो मैंने बाहर से देखी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा और अंदर चलकर देखा जाए। शायद गांव के किसी कोने में कोई रहता हो। हवा अब और ठंडी हो गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घूर रही हो। मेरे पैर खुद ब खुदा धीमे चल रहे लल थे। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह गांव के एक पुराने जर्जर से घर के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और उसके सिर पर पगड़ी थी। उसकी उम्र करीब 85 साल होगी। उसकी छवि अंधेरे और ठंड में कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। यह मुस्कान पहली नजर में दोस्ताना लगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक ऐंच कर गया। उसकी आंखें ठंडी और खाली सी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। उसने धीमी आवाज से पूछा, अरे भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी मेरी साइकिल की चैन टूट गई है। इस वीराने में कोई मदद नहीं मिल रही, तो सोचा गांव में किसी से मदद मांग लूं। वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। फिर उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ अंदर चलो। इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हो? चाय पीते हैं, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसकी बात सुनकर मेरा मन डोल गया। माहौल पहले ही अजीब था और उस पर उसकी मुस्कान और उसकी आवाज मुझे भीतर तक बेचैन कर रही थी। पर ठंड और अंधेरी की वजह से मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। मैंने सोचा, शायद मैं बेवजह डर रहा हूं। आखिर वह मेरी मदद ही तो करना चाहता है। तो मैंने उसकी बात मान ली और मैंने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, लेकिन ज्यादा देर ना लगे, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। उसने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो अंदर आओ, ठंड बहुत तेज है, बाहर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी साइकिल को दीवार से सारे टिका दिया और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चल पड़ा। पर घर के अंदर दाखिल होते ही हर कदम के साथ मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ रहा था। उसकी चाल धीमी थी और हर बार जब वो मुड़कर मेरी तरफ देखता तो उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही मैं ठिठक गया।
दरवाजा इतना पुराना और चढ़ था कि उसके लकड़ी के तख्ते उखड़ हुए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कमरे में बरसों से बंद चीजें सड़ गई हों। आओ, अंदर आ जाओ, उसने कहा। मैं अंदर गया। कमरे के अंदर का माहौल और भी अजीब था। एक कोने में तेल का एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी लव धीमे धीमे कांप रही थी। कमरे में सिर्फ एक टूटी खाट, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक टेबल थी। दीवारों पर कई गाय जमी हुई थीं और हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि यह घर सालों से यूं ही पड़ा है। मैंने हल्के से स्वर में पूछा, भाई साहब, यह गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और गए के पास रखी केतली को उठाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले चाय पियो, इतनी ठंड में ये सब सवाल ठीक नहीं लगते। मैं उसकी यह बात सुनकर चुप हो गया। मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने टूटी हुई कुर्सी पर बैठते हुए अपने चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। उसमें कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे शीशे में कोई परछाई झलक रही हो। लेकिन जब मैंने ठीक से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसने मेरे लिए एक मिट्टी के कप में चाय डालकर मेरी तरफ बढ़ाई। उसने कहा, लो चाय पियो, ये ठंड में तुम्हें ताकत देगा। मैंने कप पकड़ा, लेकिन उसमें से उठने वाली भाप में भी वही अजीब सी गंध थी जो मुझे दरवाजे पर महसूस हुई थी। मैंने डरते डरते एक घूंट किया। चाय कड़वी थी और उसके स्वाद में कुछ ऐसा था जो मुझे सामान्य नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां रुका क्यों। ठंड, डर और अजीब माहौल के बीच मेरा मन लगातार कह रहा था, यहां से भागो। लेकिन मैं ठंड और थकान से इतना कमजोर हो चुका था कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने कप को धीरे से टेबल पर रख दिया और कहा, आप मेरी साइकिल की चैन देख सकते हैं, मुझे जल्दी निकलना है। उसने मेरी बात सुनकर फिर से वही गहरी मुस्कान दी और कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो पूरी रात पड़ी है, आराम करो, बाहर ठंड बहुत है उसकी। यह बात सुनकर मेरे रट खड़े हो गए। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ऐसे जाल में फंस गया हूं जहां से निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इस गांव में आए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहां बहुत कम लोग आते हैं, यहां का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन घबराओ मत, तुम मेरी मेहमान नवासी में हो। उसकी बातों ने मुझे सुकून भी दिया और थोड़ा बेचैन भी कर दिया। मैंने उससे पूछा, आपके गांव में इतने कम लोग क्यों हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग यहां आते हैं वह यहीं के होकर रह जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि जल्द से जल्द यहां से अब निकल जाना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे साइकिल ठीक करानी है और घर जल्दी जाना है। तो उसने कहा, इतनी रात को कहां जाओगे? सुबह होते ही मैं तुम्हारी साइकिल ठीक करवा दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली और मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन मैंने जब खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो देखा कि बाहर भयंकर अंध फैली हुई थी। करीब आधी रात का वक्त हो रहा होगा। दिया अब तक चल रही थी, लेकिन उसकी लौ धीमी हो चुकी थी। मैं खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर छोटी छोटी आवाज मुझे चौंका रही थी। अचानक मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। ठक ठक। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई जूते पहने हुए बार खुले आंगन में टहल रहा हो। मैंने सोचा शायद वही आदमी होगा जिसने मुझे यहां ठहरने को कहा था। लेकिन कुछ ही पल के बाद मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के धीमे धीमे हंसने की थी। यह बेहद खौफनाक और रसमयी हंसी। आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे कोई जानबूझकर इसे दबाकर हंस रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पेट में पेशाब छूट गई हो। एक 19 साल के लड़के के साथ यह सब होना कोई मजाक बात नहीं होती। यह तो पता नहीं मैं कैसे झेल पा रहा था। यह सब मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद यह मेरी थकान और डर का असर है। इस वीराने में मेरे मन में अजीब सी कल्पनाएं हो रही हैं। लेकिन जितना मैंने खुद को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही आवाजें तेज होने लगीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि अंदर सन्नाटा और बाहर का यह रहस्यमय शोर मुझे मानसिक रूप से कमजोर कर रहा था।
थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने खाट से उठने का फैसला किया। कमरे में इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ पैर सुल हो रहे थे, लेकिन डर के बावजूद मैंने दरवाजे के पास जाने की हिम्मत की। दरवाजे के नीचे एक पतली सी दरार थी जिससे बाहर का हल्का उजला अंदर आ रहा था। मैंने खुद के बल बैठकर दरार से झांकने की कोशिश की, पर जो मैंने उस दरार से देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। दरवाजे के बाहर कई परछाइयां चलती हुई नजर आई। यह परछाई इंसानों की थी, लेकिन उनके चलने का अंदाज सामान्य नहीं था। कोई झुक कर चल रहा था तो कोई खसता हुआ। उनकी परछाइयों की गति अनियमित थी, जैसे वह किसी पुराने खौफनाक नाटक का हिस्सा हो। मैंने अपनी आंखों को मलक ध्यान से देखा। परछाइयां बार बार इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन उनके साथ कोई को ठोस शरीर नहीं था। यह दृश्य देखकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे हटने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और ठंडक के बावजूद मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग जल रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दरवाजे के बाहर हो रही गतिविधियों थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही था, यह जगह सामान्य नहीं है, मुझे यहां से निकलना है। किसी भी तरह मेरे आंखों से आंसू बह जा रहे थे, अपने घर वालों को याद करके और चाचा की बात ना मानकर। लेकिन ठंड और डर ने मुझे जकड़ रखा था। मैं खाट पर वापस जाकर लेट गया, लेकिन अब आंखें बंद करने भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह से वह रात बीती और सुबह हुई, और सुबह होते ही मैंने उस आदमी से विदा लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब इस गांव का हिस्सा हो, यहां से तुम्हारा बाहर जाना अब नामुमकिन है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। वह आदमी नहीं बल्कि एक जिन था। उसने कहा, सालों से यहां मैं अकेला हूं। जो भी इस गांव में आता है उसे मैं अपना दोस्त बना लेता हूं। मैंने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने थका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी चाय पी ली है और अब तुम मुझसे हमेशा के लिए जुड़ चुके हो। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। गांव से बाहर निकलने के लिए मैंने कई रास्ते ढूंढे, लेकिन हर बार मैं वही लौट आता था जहां से चला था। ऐसा लगता था जैसे इस गांव ने मुझे कैद कर लिया हो। हार मानने के बाद आखिरकार मैंने उस क्षण का सामना करने का सोचा। जब मैंने उसे गांव में ढूंढा तो कुछ ही दूरी पर वो आदमी जिसने मुझे अंदर बुलाया था अब एक पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो अलग लग रहा था। उसकी सफेद धोती और कुर्ता पहले से ज्यादा चमक रहे थे और उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी मुस्कान में अब तराना एहसास और पड़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं यहां से जा चाहता हूं। वह आदमी एकदम चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे तुम नहीं समझ सकते। यह गांव सिर्फ मेरा है। यहां जो आता है वह यही काव्य कर रह जाता है। तुम भी अब मेरे पास हो। उसके यह शब्द सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मेरी आवाज कांपने लगी, लेकिन मैंने फिर भी कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? वो एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अकेला हूं, यहां कोई नहीं आता। सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, देखो मैं इंसान हूं, मेरा यहां कोई काम नहीं है। मुझे अपने घर लौटने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूं कि हर साल मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मेरे शब्दों को परख रहा हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूं और तब मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ही पर रोक लूंगा। उसकी ये बात ने मेरी डर की हड्डी में सीरन पैदा कर दी। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं हर साल यहां आऊंगा। तुमसे मिलने वह आदमी या जो भी बता वो।
वह अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके शरीर के चारों ओर एक धुंधलापन सा छा गया और वह हवा में खुलने लगा। उसने आखिरी बार का कहा, जाओ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। उस जिन ने मेरे शब्दों पर यकीन किया और मुझे जाने दिया। मैंने गांव की सीमाओं को पार किया और तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर पर पहुंचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं जब घर पर पहुंचकर इस घटना का जिक्र मैंने अपने पिताजी से किया तो उन्होंने यह बताया कि इस नाम का तो कोई भी काम वहां पर मौजूद नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपने और जानकार लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कोई गांव हमारे आसपास या दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। और जब मेरी चाचा से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे भी पूछा और उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो बाकियों ने दिया था। यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। मेरा दिल दहल गया था। डर की वजह से मुझे तेज बुखार ने जकड़ लिया और बहुत दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। आज भी उस गांव की याद मेरे जहन में उठती है। वो जिन अब भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं दोबारा वहां कभी नहीं गया। उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना है कि अगर कभी किसी वीरान जगह पर जाओ तो संभल कर रहना। कौन जानता है कि किस मोड़ पर कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। नमस्कार। आई।